नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज़। इसमें हमने 2 यूनिट कर लिए हैं। जो तीसरी यूनिट चल रही है अपनी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका आज ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सभी यूनिट्स जो हैं आप प्ले लिस्ट से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। अगर आपकी 11th की केमिस्ट्री बढ़िया होगी, आपको 12th में निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। और 11th में तो अभी जो आने वाली एग्ज़ाम है आपकी, उसमें भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करें। आज का जो लेक्चर है, अपर रूप क्या होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है भैया। अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना को समझाना है आपको। हीरे तथा ग्रेफाइट की आपको स्ट्रक्चर को समझाना है। अपर रूप क्या होते हैं? जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो होता क्या है भैया, उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुणों में कुछ समानता होती है। इनको क्या कहते हैं? ऐसे रूपों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक और रिसर्च किया गया है, लेटेस्ट फुलरिन नाम है उसका, वो भी कार्बन का एक अपर रूप है, हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों अलग अलग हैं। ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा कठोर होता है। हीरे में जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, ग्रेफाइट की बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। हीरे में जो कार्बन होता है उस पर वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। तो ये कुछ चेंजेस, दोनों में फर्क है। चलिए, क्रिस्टलीय कार्बन मुख्यतः 2 अपर रूपों, कार्बन की बात कर रहे हैं, 2 अपर रूपों ग्रेफाइट हीरा रूप में पाया जाता है। 1985 में अभी जस्ट ज़्यादा साल नहीं हुए, एक तीसरा अपर रूप फुलरिन की खोज HW क्रोटो, E स्मॉल तथा RF कर्ल द्वारा की गई। समझ में आया? हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। कौन सा होता है भैया? हीरे का प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है तथा चतुष्फलक की ज्यामिति से 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। हीरे में कार्बन परमाणुओं का त्रिविमी जालक बना होता है। बढ़िया बात है, कार्बन परमाणुओं का त्रिविमी जालक ये है। हीरे में कार्बन परमाणुओं का त्रिविमी जालक बना होता है। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित रहता है ना। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ग्रेफाइट में 3। और कौन सी संकरित अवस्था है? sp2। 3 सिग्मा बॉन्डिंग है यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्डिंग, कितने? 3 सिग्मा बॉन्डिंग। और हर कार्बन के पास एक जो है क्या रहता है भैया? हर कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे ये कार्बन है, 3 अन्य कार्बन से अटैच है, दिख रहा है आपको, इधर अटैच है, इधर अटैच है और इधर अटैच है। यहाँ का जो कार्बन आपको दिखेगा, ये वाला कार्बन, जैसे देखो, ये एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, ये इधर कार्बन है, ये इधर कार्बन है। ये संरचना कौन सी क्या शो करेगी? चतुष्फलक की संरचना को शो करेगी। ये बात है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है हीरे में। ओके, समझ में आया? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है तथा 3 समीपवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा बंध बनाता है। इसकी संरचना परती होती है, किसी परत, एक परत ये, एक ये परत है। परती संरचना के कारण ये क्या है? ये स्नेह का कार्य करते हैं, मुलायम होते हैं ग्रेफाइट, और इनमें दुर्बल वंडर वाले फोर्सेस होते हैं। ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है? फिसल सकती हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये है हीरा, ये है ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना तथा इनके भौतिक गुणों पर प्रभाव बात करते हैं। पहला पॉइंट, हीरा अपनी कठोरता के कारण अपघर्षक तथा रुपदा बनाने में प्रयुक्त होता है। अपघर्षक होता है, रुपदा बनाने में प्रयुक्त होता है। कौन भाई साहब? हीरा। जबकि ग्रेफाइट भाई साहब मुलायम होने के कारण पेंसिल के रूप में तथा मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बढ़िया बात है। हीरा विद्युत का चालक नहीं है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है। हीरा पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑक्साइडों में उदासीन, क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड को वर्गीकृत कीजिए। कुछ ऑक्साइड्स दे रखे आपके पास, ये इनमें आपको अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, है ना, और उभयधर्मी। आपको मैं बता देता हूँ, अम्लीय ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो क्षार के साथ क्रिया करते हैं। क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं? जो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, है ना, सॉल्ट बनाते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके।
और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होते हैं? जो अम्ल के साथ भी क्रिया करेंगे और क्षार के साथ भी क्रिया करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कह देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये जो है उदासीन ऑक्साइड में CO का एग्जाम्पल दे रखा है भैया। अम्लीय ऑक्साइड में B2O3 और SiO2, ठीक है, और CO2 यहाँ लिख देते हैं, CO2 का एग्जाम्पल दे रखा है। उभयधर्मी ऑक्साइड में आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो Al2O3 का और एक PbO2 का, ये एग्जाम्पल दे रखा है। क्षारीय ऑक्साइड में दे रखा है आपके साथ में ये Tl2O3, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, ये ऑक्साइड दे रखे हैं। क्लियर है? देखते हैं इनकी जो रिएक्शन से देखते हैं। देखो ये जो है ये B2O3 SiO2 CO2 अम्लीय होने के कारण क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। बढ़िया, ये बन रहा है सोडियम मेटाबोरेट बन रहा है भैया। किसके साथ में? बोरिक एनहाइड्राइड के साथ। बोरिक एनहाइड्राइड की क्षार के साथ NaOH के साथ क्रिया हो रही है, सोडियम मेटाबोरेट बन रहा है। SiO2 ये भी अम्लीय ऑक्साइड है, इसकी क्रिया। अम्लीय ऑक्साइड की एक और खासियत होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ज़्यादा होती है, और क्षारीय की कम होती है। उभयधर्मी की इन दोनों के बीच की ऑक्सीडेशन होती है। जो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनको तो आप लिख ही लेना, क्या लिख लेना? कि ये अम्लीय ऑक्साइड है। क्लियर है? एक है CO2, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये भी +4 शो कर रहा है। किसके साथ क्रिया हो रही है? क्षार के साथ हो रही है। SiO2 की क्रिया हो रही है, NaOH के साथ सोडियम सिलिकेट बन रहा है। CO2 की क्रिया हो रही है, NaOH के साथ में सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। आगे बढ़े। ये दे रखे भैया उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 और PbO2 उभयधर्मी होने के कारण अम्ल के साथ भी क्रिया करेंगे, क्षार के साथ भी क्रिया करेंगे। देखो ये Al2O3 एल्यूमिना अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, यहाँ क्षार के साथ क्रिया कर रहा है। अम्ल के साथ क्रिया करके Al2SO43 बन रहा है प्लस H2O, क्षार के साथ क्रिया करके ये बन रहा है Na2Al2O4 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है। इसी प्रकार PbO2 भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। PbO2 भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये भी भाई साहब अम्ल के साथ भी क्रिया कर रहे हैं और क्षार के साथ भी क्रिया कर रहे हैं। अम्ल के साथ क्रिया करके PbSO4 बन रहा है और क्षार के साथ क्रिया करके Na2PbO3 बन रहा है। ये भाई साहब जो है क्षारीय ऑक्साइड है, अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं और थैलियम ट्राइक्लोराइड बना रहे हैं, TlCl3 बन रहा है। क्लियर है? इनके आंसर तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें इनको समझने की ज़रूरत है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। 2 या 3-4 बार देखोगे, लिखते जाओगे तो आपको जो है ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन दे रहे कि भाई साहब इतने तो कर लो साल भर, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ अभिक्रियाएं जैसे थैलियम एल्यूमिनियम, ध्यान से देखना, कुछ अभिक्रियाओं में थैलियम एल्यूमिनियम समानता दर्शाते हैं। बिल्कुल दर्शाएंगे भैया, एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं थैलियम और एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा ये जो है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये जो भाई साहब हैं दोनों एक ही ग्रुप के हैं, बोरान फैमिली के हैं। थैलियम और एल्यूमिनियम दोनों एक ही ग्रुप है, समूह 13 के एलिमेंट्स हैं। कौन? एल्यूमिनियम ने थैलियम। ये समानता प्रदर्शित कर ही रहा है, तो एक ही फैमिली का है। लेकिन फिर भी ये थैलियम जो है थोड़ा अलग जा रहा है। ये क्या, किससे समानता प्रदर्शित कर रहा है? क्षार धातुओं से। किससे? क्षार धातुओं से। और क्षार धातुएं कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो जो ये काम करती है वो ये भी काम कर रहा है, थैलियम भी कर रहा है। क्या लिखा हुआ है? कुछ अभिक्रियाओं में थैलियम एल्यूमिनियम से समानता प्रदर्शित करता है, थैलियम एल्यूमिनियम से समानता, जबकि अन्य में यह समूह 1 के धातुओं से समानता दर्शाता है। इस तथ्य को कुछ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कीजिए। करो भैया सिद्ध। तो यह समान केमिस्ट्री में जब अपन समानता की बात करते हैं भाई साहब, तो ये है कि ये इसके जैसे कंपाउंड बना रहा, ये भाई साहब ये जो जैसे कंपाउंड बनाते हैं वैसे ये भी बना रहा है। जैसे हाइड्रोक्साइड बनाता है ये भी बना रहा है। होता क्या है, ऊपर से नीचे चलते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती जाती है। +3 के बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। देखिए थैलियम, Tl तथा एल्यूमिनियम दोनों वर्ग 13 के तत्व हैं, बढ़िया बात है। इनके संयोजी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। ध्यान रखना क्या होता है? NH2NP1 दोनों का सेम होता है। एल्यूमिनियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एल्यूमिनियम की भांति थैलियम भी कुछ यौगिकों में तो ये +3 शो करेगा
और कुछ में क्या करेगा +1। जब ये +3 की भांति शो कर रहा है तो एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार कर रहा है, जब ये +1 की तरह शो कर रहा है तो ये भी सभी +1 शो करते हैं, तो इसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, इनकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो एल्यूमिनियम की भांति थैलियम की कुछ यौगिक +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण Tl2O3, TlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम की भांति थैलियम भी अष्टफलकीय आयन जैसे AlF6 से बन रहा है ना, AlF6 3-, ऐसे TlF6 3- बनता है। तो यहाँ पर तो भाई साहब ये किससे समानता शो कर रहा है, इसी के ग्रुप वाले अदर एलिमेंट से, थैलियम एल्यूमिनियम से समानता। अब ये भाई साहब इनसे समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, इनसे क्षार धातु से। क्या हो रहा भैया, वर्ग 1 की क्षार धातुओं के समान थैलियम अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये +3 शो नहीं करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी शो करेगा फिर +1 शो करेगा, कौन सी शो करेगा +1 शो करेगा, फिर बाद में +3 भी शो करता है, +3 शो करेगा तो एल्यूमिनियम के समान, +1 शो करेगा तो इनके समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, उदाहरण TlCl, जैसे NaCl बनता है वैसे TlCl बन रहा है, तो समानता हो गई। जैसे Na2O बनता है या Li2O बनता है वैसे Tl2O बन रहा है, समझ में आया ना। क्षार धातुएं हाइड्रोक्साइडों की भांति TlOH भी जल में विलय हैं तथा जलीय विलयन प्रबल क्षारीय हैं। Tl2SO4 क्षार धातु सल्फेटों की भांति फिटकरी बनाता है तथा Tl2CO3 क्षार धातु कार्बोनेट की भांति जल में विलय है। तो भैया ये थैलियम का व्यवहार इसके समान और थैलियम का व्यवहार क्षार धातु के समान, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अभी अपनों ने अक्रिय युग्म प्रभाव से कुछ बात अपनों ने करी, अभी अक्रिय युग्म प्रभाव की मेरी बात सुनना। इनर्ट पेयर इफेक्ट की अपनों ने कुछ बात करी है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हो क्या रहा है, जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे चलते हैं, जैसे बोरान, बढ़िया से लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 है। इनको शो करना चाहिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते हैं +3 के बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन अवस्था कम। तो इसका मतलब है कि ये जो बाहरी कक्षा के जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इनका बंध निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करना अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार जैसे कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इनका क्या होता है, इनका NH2NP4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2NP4। इनको सभी को +4 शो करना चाहिए, क्या शो करना चाहिए +4, लेकिन जैसे जैसे नीचे चलते हैं +4 के साथ में ये +2 भी शो कर रहे हैं, मतलब इनके जो है नीचे वाले के जो है s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, और इन s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का बंध निर्माण में भाग नहीं लेना अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। भाई साहब कुछ समझ में आया, आएगा 2-4 बार देखना, समझना, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। अक्रिय युग्म प्रभाव तो ये कौन शो करते हैं, एक तो समूह 13 के तत्व 14 और 15, जैसे जैसे इधर से इधर की ओर चलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और ये सिर्फ p ब्लॉक एलिमेंट में ही देखने को मिलेगा, s ब्लॉक वगैरह इनमें देखने को नहीं मिलेगा। जब s इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति स्वयं के साथ ही रहने की हो या s इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति अभिक्रिया में भाग लेने के प्रति विमुखता हो तो इस प्रवृत्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। मतलब जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये बंध निर्माण में भाग नहीं लेंगे। इसका कारण यह है कि NH2 इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 2 अतिरिक्त ऊर्जा, है ना, आवश्यक ऊर्जा 2 अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त बंध बनाने में निर्मुक्त ऊर्जा से अधिक नहीं होती है। मतलब इसको जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अयुग्मित करना पड़ेगा, और उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उतनी एनर्जी अगर उतना जो है होगा नहीं वो काम, है ना। क्या लिख रखा है ये जो है इसका कारण यह है कि NH2 इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 2 अतिरिक्त बंध बनाने में निर्मुक्त ऊर्जा से अधिक नहीं होती है। वर्ग 13, 14, 15 के भारी सदस्य तत्व अपने संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे इनको +3 शो करना चाहिए, समूह 14 के तत्वों को +4 शो करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं ये
+2 शो कर रहे हैं, वो +1 शो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए थेलियम, अभी बस जस्ट पढ़ा था, थेलियम में +1 ऑक्सीजन अवस्था +3 ऑक्सीजन अवस्था की अपेक्षा अधिक स्थायी है। अपर रूप के बारे में तो अभी पढ़ लिया था अपनों ने। जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा इन रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, तो इन रूपों को अपर रूप तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। इसका कारण या तो अणुओं में परमाणुओं की संख्या में अंतर, जैसे O2 तथा O3, अथवा अणु में परमाणु की व्याख्या से भिन्नता होती है, जैसे जैसे ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरीन। ये हो गया भैया अपर रूपता के बारे में। अगला टॉपिक है आपका श्रृंखलन क्या होता है। तो भैया श्रृंखला, जैसे कि श्रृंखलन कैटनेशन, ये कार्बन में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें समान परमाणुओं के जुड़ने की संभावना रहती है, जैसे सिलिकॉन। तो एक जैसे परमाणुओं की परस्पर जुड़कर लंबी, खुली या बंद कैसे भी बनाओ, चाहे ये बंद श्रृंखला बनाओ, खुली बनाओ, शाखित बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक जैसे परमाणुओं की परस्पर जुड़कर लंबी, खुली या बंद श्रृंखला बनाने का गुण श्रृंखलन कहलाता है। ये श्रृंखला बन गई। यह कार्बन में अधिकतम पाया जाता है। सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति किसमें अधिकतम कार्बन में पाई जाती है। तथा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्रमशः यह गुण घटता जाता है। वर्ग 14 में क्रम निम्नवत है। सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है कार्बन की, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, जर्मेनियम 3 की बराबर, देन लेड की। तो ये श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति मैक्सिमम कार्बन की है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े भाई साहब, चलिए एक एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको, चिंता नहीं करने का, हर क्वेश्चन को मज़ेदार तरीके से करेंगे। बड़ा चैप्टर है यार ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। डाइबोरेन की संरचना थोड़ा फास्टली समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। डाइबोरेन किसको कहते हैं भाई साहब? B2A6 को। किसको कहते हैं? B2A6 को। और B2A6 को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी कहा जाता है। और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड भी इसी का नाम है। देखो B2A6 में होता क्या है, ध्यान से देखना। ये बोरान बैठा हुआ है यहाँ पर, और एक HA और एक HA, BH3 ही बन पाता है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी टाइप से ये भी लिया, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, तो ये BH3 बन गया। ये 2 BH3 आपस में मिल गया, B2A6 बन गया। अब हो क्या रहा है भाई साहब कि यहाँ पर ये 3 सेंटर, ध्यान से देखना, ये भी, तो ये सिर्फ बॉन्डिंग किधर हो रही? इधर हो रही है बॉन्डिंग, इसकी इधर नहीं हो रही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं और इधर भी है, तो 3 सेंटर हो रहे हैं, 1 2 3 सेंटर, और 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कभी इधर कभी इधर। ये बीच वाले हाइड्रोजन जो है इनको कहा जाता है ब्रिज हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? ब्रिज हाइड्रोजन। और ये वाले जो हाइड्रोजन, इनको HT लिखा हुआ है, इनको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इनको? टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। बोरान परमाणु की बीच की दूरी होती है 1.77 अंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल 97 होता है, 97 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ये डिस्टेंस जो होती है बोरान और हाइड्रोजन के बीच की 1.33 अंगस्ट्रॉन, सभी जगह 1.33 अंगस्ट्रॉन मिलेगी। और ये वाली जो होती है BH बंध की लंबाई 1.19 अंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 1.19 अंगस्ट्रॉन। क्लियर है? तो डाइबोरेन के संयोजी कोश में कुल कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 12। 6 तो इधर, ये 2 2 2 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर इस जगह ये इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड, मेरी बात समझना, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन दोनों बोरान के संयोजी कोश में तथा एक प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के संयोजी कोश में होता है। B2A6 में स्थायी अवस्था 16 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है ना? कितने होती है? 16। 12 की जगह कितनी होती है? 16 आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर भी बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो कितने हो गए? 12 और 4 कितने? 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन है किसमें? इसमें 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कह रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। डाइबोरेन अणु में 2 समतलीय, मेरी बात समझना, ये BH2 ये तो प्लेन में है, ये तो प्लेन में है BH2।
BH2 और एक BH2 उधर, फिर बोरान से एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ और एक हाइड्रोजन नीचे की साइड में, ये हाइड्रोजन ऊपर ये नीचे, तो ये इनको कह रहे हैं अपन टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु। समझना, दो हाइड्रोजन इन दोनों BH2 समूह के मध्य लंबवत रूप से स्थित रहते हैं। दो हाइड्रोजन इधर, डाई बोरॉन के अणु में दो समतलीय BH2 समूह होते हैं तथा दो हाइड्रोजन इन दोनों BH2 समूह के मध्य लंबवत रूप से स्थित रहते हैं। चारों कोणों पर स्थित चारों हाइड्रोजन बोरान के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन, सामान्य बंध द्वारा। जबकि ये वाले सेतु, ब्रिज हाइड्रोजन, जबकि सेतु बनाने वाले हाइड्रोजन इस तल के एक तो ऊपर, मतलब जैसे BH2 ये है, ये BHH, और ये वाला हाइड्रोजन एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। जबकि सेतु बनाने वाले हाइड्रोजन इस तल के ऊपर व नीचे लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। BHB, ये BHB बंध में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है। BHB दो इलेक्ट्रॉन ही है, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर भी है और इधर भी है, इधर और इधर दोनों तरफ। इस बंध की संरचना में दो इलेक्ट्रॉन तीन परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन है और इन तीन परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्र यौगिक कहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन की न्यूनता के कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर, डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। डाइबोरेन एक 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्रीय यौगिक है। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर ये है, B2S6 की स्ट्रक्चर ये है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो अपन डाइबोरेन के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या है। साथियों, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे यौगिक होते हैं, मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें उनके अणुओं में उपस्थित केंद्रीय परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब जैसे BCl3 है, BCl3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये भाई साहब भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं। क्यों है? क्योंकि ये इसके पास भी रिक्त d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसके पास भी रिक्त d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें इनके अणुओं में उपस्थित केंद्रीय परमाणु कौन सा? इसमें B है, इसमें Si है। SiCl4 में Si, BCl3 में B। केंद्रीय परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या लुईस अम्ल भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उन्हें लुईस अम्ल भी कहते हैं। ये दे रखा है भाई साहब। हाँ, BCl3 और SiCl4 दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। जहां बोरान परमाणु में एक रिक्त 2p कक्षक होता है। क्या होता है? बोरान में एक रिक्त 2p कक्षक होता है, वहीं सिलिकॉन परमाणु में रिक्त 3d कक्षक होते हैं। ये दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं। जैसे बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, ये बोरान 5, 1s2 2s2 2p1। ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये यहां गया, और यहां पर क्या हुआ? BCl3 की बात करी तो 3 क्लोरीन ये जुड़ गए, ये क्लोरीन 3 क्लोरीन ये जुड़ गए। अब एक ऑर्बिटल खाली है, तो इस ऑर्बिटल में खाली होने के कारण ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे ही सिलिकॉन में भी होता है। सिलिकॉन के बाद भी क्या होता है? d ऑर्बिटल खाली होता है। सिलिकॉन परमाणु रिक्त 3d कक्षक होता है। ये दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर है? ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जो क्या होता है, ये जो है इनको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेड एक आयोडाइड PbI4 नहीं बनाता है। क्यों बात है भाई? लेड PbI4 नहीं बनाता है, कई बात है। जबकि समूह के अन्य जो एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 आयोडीन को जोड़ना चाहिए। इसके वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेचारा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या है, ये +4 के बजाय +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बजाय ये वाली स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो हो क्या रहा है कि Pb4+ जो है ये 2I-, तो ये I- भूखा है, ये क्या कर लेगा, ये भूखा है, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जैसे ही Pb4+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो ये क्या हो जाएगा, Pb2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ 2I मतलब
2I मतलब इसको लिख सकते हो आप I2 लिख सकते हो। ये करामात हो जाएगी भैया। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। मतलब Pb4+ का Pb2+ में क्या हो रहा है? अपचयन। तो शक्तिशाली अपचायक होने के कारण I- आयन ये अपचायक हो गया, इसका अपचयन हो रहा, ये क्या है? अपचायक है। कौन? I-। शक्तिशाली अपचायक होने के कारण I- आयन विलयन में Pb+4 आयन को Pb2+ आयन में अपचयित कर देता है, जिससे लेट PbI4 नहीं बना पाता है, अतः प्रायः PbI2 बनता है। PbI2 तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, PbI2 तो बन जाएगा, लेकिन PbI4 नहीं बनेगा, लेट टेट्रा आयोडाइड नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन रीड करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 क्वेश्चन और हैं इस यूनिट के बस। CO विषैली होने के कारण, CO के विषैली होने का एक कारण बताइए। CO विषैली गैस होती है भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है। साथियों होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को बाइंड अप करके बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में ऑक्सीजन जाती है, HbO2 के फॉर्म में जाती है, और वहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन जो है अपना ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को दे देती है। वहाँ पर बॉडी में जो मांसपेशियों में जो होता है कि प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन की जो है ग्लूकोज के साथ क्रिया होती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। तो हीमोग्लोबिन कुल मिला के यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब उस बस में हीमोग्लोबिन किसको ले जाने का काम कर रहा है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है, और उसकी जगह, ऑक्सीजन की जगह कौन बैठ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन फेफड़े में संयोजित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। अब बिठाना किसको है? ऑक्सीजन को, लेकिन बैठ कौन गया उसकी जगह? कार्बन मोनोऑक्साइड। आतंकवादी बैठ गया ये तो। कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक विषाक्त प्रकृति की होती है। इसकी विषाक्तता रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करने की इसकी प्रवृत्ति के कारण होता है, खराब काम है, जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अंदर खींची गई ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने की स्थिति में नहीं होता है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, बैठ हो गया सीट पे, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से बैठेगा? इससे गला घुटने लगता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की रक्त परिवहन क्षमता को कम करता है। मतलब हीमोग्लोबिन बिठा के ले जाता है किसको? ऑक्सीजन को, और हो क्या रहा है भैया? बैठ कौन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। आतंकवादी बैठ गया, फिर ऑक्सीजन बैठ नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बोरान ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अभी जस्ट बताया था कि बोरान में क्या होता है? बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है, उसमें क्या होता है? रिक्त आर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, और उस रिक्त आर्बिटल्स में ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल किसे कहते हैं? जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। और लुईस क्षार किसे कहते हैं? जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, इसको मैं कहूँगा लुईस क्षार, और इसको कहूँगा मैं लुईस अम्ल। लुईस अम्ल, मेरी बात सुनना। BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण एक प्रबल लुईस अम्ल है। यह लुईस क्षार के कारण एक प्रबल लुईस अम्ल है। यह लुईस क्षार के साथ सुगमतापूर्वक क्रिया करके बोरान के प्रति अष्टक पूरा करता है। क्या हो जाएगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ये 2 इधर से, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ग्रहण किए तो ये 2, इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अष्टक पूरा हो जाएगा भाई साहब इसका, और ये कंपाउंड हो जाएगा, अम्ल और क्षार मिलकर ये सॉल्ट बन गया है। लुईस अम्ल BF3 NH3 लुईस क्षार, ये NH3 जो है इसको लोन पेयर दे रहा है किसको? बोरान को, तो ये कंपाउंड बन गया। बोरान ट्राइफ्लोराइड एक लुईस अम्ल है, और NH3 एक लुईस क्षार है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका P ब्लॉक एलिमेंट वाला यूनिट कंप्लीट। हम बात करेंगे इसके बाद में
एस ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन बैंक के सभी आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, और पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। चलिए, धन्यवाद।